और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और दिखाते हैं सबसे पहले उन तस्वीरों को जो सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। अगले महीने बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दरबार लगेगा, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ये कार्यक्रम 10 से 16 जुलाई तक होगा। दावा है कि इसमें करीब हर रोज 10 से 12 लाख लोग जुटेंगे। कहा जा रहा है कि बाबा के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आयोजक बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 10 जुलाई को ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत 8 जुलाई से ही हो जाएगी। आयोजकों ने 8 जुलाई को कलश यात्रा रखी है, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं के हिस्सा लेने का अनुमान है। टीम इंडिया के क्रिकेटर कुलदीप यादव यूपी के वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की। कुलदीप ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर भी किया, जिसमें वो मंदिर में पूजा करते नजर आए। साथ ही इसी वीडियो में वो वृंदावन की गलियों में घूमते भी दिखे। महाराष्ट्र के पुणे में संत तुकाराम महाराज का अखाड़ा पालकी समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान वहां भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां जुटे। साथ ही पालकी के इतिहास में पहली बार इस अखाड़े में पुलिस और शासकीय कर्मचारियों ने भी दौड़ लगाई। वहां श्रद्धालुओं का दौड़ लगाना परंपरा का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक कारोबारी अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगवाने को लेकर सुर्खियों में आ गया। दरअसल गिरधारी लाल जसवानी ने जिंदा होने के बावजूद ऐसा किया। हालांकि शुरू में परिवार ने इस फैसले का विरोध किया। घर और दफ्तर में लगी तस्वीर के नीचे स्वर्गीय गिरधारी लाल जसवानी लिखने पर आपत्ति जताई, पर गिरधारी लाल ने अपने इस फैसले के लिए परिवार को भी मना लिया। गिरधारी लाल काऊ सेठ के नाम से भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी जिंदगी स्वर्ग जैसी बिता रहे हैं तो वो अपने नाम के आगे ये क्यों न लगवाएं। उनका खुद का कारोबार अच्छा चल रहा है और बेटे भी पढ़ लिख कर संपन्न हैं। मैंने कहा यार मरने के बाद स्वर्ग तो हर कोई लिखा देता है। मेरा राज इकरा कि मैं स्वर्ग जैसा अगर रह रहा हूँ, स्वर्ग जैसा जी रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है, तो मैंने कहा मैं स्वर्गीय लिखाऊंगा। मैंने वो स्वर्गीय शब्द लिखाया, अपने तस्वीर बनाई। दावा है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का 1 महीने का बिजली बिल करीब 1 लाख रुपए आया। बताया गया कि अमूमन उनके घर का बिल 70 से 80 रुपए आता है, लेकिन इस बार चौंकाते हुए रिकॉर्ड तोड़ बिल आया। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मीटर में गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और अब इस गलती को सुधार दिया जाएगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चलती मालगाड़ी के ऊपर खड़े होकर स्टंट करने का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में नहर के ऊपर से चलती मालगाड़ी पर 2 युवक खड़े नजर आए, जो कि अपनी मसल्स दिखाते हुए स्टंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रेन के ऊपर से हाई टेंशन वायर भी जा रही है, लेकिन इन युवकों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए है जो कि देर रात तक जागते हैं। मुद्दा ये नहीं कि वो रात में जागकर पढ़ाई करते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं। मसला ये है कि देर रात तक जागना और सुबह देरी से उठना सेहत के लिए ठीक नहीं। हालांकि ये बात हमेशा से घर के बुजुर्ग समझाते रहे हैं, लेकिन अब फिनलैंड की एक स्टडी में दावा किया गया है कि देर रात तक जागने वालों को नशे की लत पड़ सकती है। इसके अलावा भी कई दूसरी बीमारियों का खतरा है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। कोई टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर रहा होता है, तो कोई अपने काम में मगन होता है। किसी को फिल्में देखने का चस्का है, तो किसी को मोबाइल फोन का। इस तरह वजह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद अच्छी खासी है जो देर रात तक जागते हैं
और सुबह देर तक सोते हैं। दलील दी जाती है कि रात के सन्नाटे में सुकून मिलता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, यानी रात में एकाग्रचित होकर पढ़ाई अच्छी होती है। कई लोग तो ये भी तर्क देंगे कि दिन में फुर्सत ही नहीं मिलती, लिहाजा रात में अपना मनपसंद काम करना पड़ता है। इसी तरह ओटीटी पर फिल्में देखना हो या सोशल मीडिया की सैर करना हो, कई लोग ये काम भी चैन से रात में ही करना पसंद करते हैं, लेकिन ये आदत ठीक नहीं। एक नई स्टडी के अनुसार रात में जगने से नशे की आदत लगती है और जल्द ही मौत होने की आशंका भी बढ़ जाती है। रत जगे की वजह से नशे की आदत न पड़ जाए, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि फिनलैंड में हुई रिसर्च में क्या सामने आया है। इस रिसर्च के अनुसार दिन में जागने वालों की तुलना में रात में जागने वाले लोग तंबाकू, शराब का सेवन करते हैं। धीरे धीरे इन्हें नशे की आदत लग जाती है, जो खतरनाक साबित होता है। बुरी आदतों के चलते जल्दी मौत होने की आशंका 9% बढ़ जाती है। रिसर्चर्स के अनुसार देर से सोने वालों के शरीर में नींद लाने वाला मेलाटोनिन हार्मोन देर से रिलीज होता है, इसी वजह से उनको नींद देर से आती है। नतीजतन ऐसे लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। ऐसे लोग अगर देर से सोकर जल्दी उठ भी जाते हैं तो सुबह सुबह एक्टिव नहीं रह पाते। दोपहर या शाम तक ही वो एनर्जी महसूस करते हैं। असल में हर आदमी में 24 घंटे में एक बॉडी क्लॉक होती है और इसके हिसाब से ही नींद वाला हार्मोन रिलीज होता है, यानी रूटीन के अनुसार ही नींद आती है या फिर नहीं आती। लेकिन नींद के साथ समस्या नशे की आदत है। स्टडी में दावा किया गया है कि देर रात जगने वालों को तंबाकू या शराब की लत लगती है। फिनलैंड में ये स्टडी 1981 से 2018 के दरमियान 24,000 जुड़वा लोगों पर की गई। उनके बर्ताव और बीमारियों पर शोध किया गया। इन 37 सालों के दौरान करीब 9,000 लोगों की मौत हुई। उनके सोने के समय और नशा करने की आदतों को स्टडी किया गया। पाया गया कि जल्द सोने वालों की तुलना में देर रात तक जागने वालों की मौत जल्दी हुई। ये सर्वे विदेश का है, लेकिन इसके नतीजों पर गौर करना जरूरी है। स्टडी में 10% लोगों ने माना कि वो रात में देर तक जागते हैं और 33% लोगों ने बताया कि उनको देर रात तक जागना पसंद है। भारत को लेकर ऐसा कोई सर्वे नहीं है, लेकिन आप अगर अपने आसपास देखें तो बड़ी तादाद में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो देर रात तक जागते हैं। ऐसे लोगों को सेहत के मामले में समस्या हो सकती है। 2022 की एक रिसर्च के अनुसार रात में देर तक जागने वालों का फिटनेस लेवल काफी कम होता है। रात में जल्दी सोने वालों की तुलना में फिजिकल एक्टिविटी करने पर उनका फैट भी कम बर्न होता है। टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा देर रात तक जागने से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, हार्मोन में असंतुलन हो सकता है और कई मानसिक बीमारियां घेर सकती हैं। कुल मिलाकर देर रात तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है। बेहतर है कि सूरज के दस्तक देने से पहले बेड छोड़ा जाए और रात में जितनी जल्दी हो सके सोने की आदत डाली जाए। जो लोग देर रात तक जागकर पढ़ने या स्क्रीन देखने के आदी हैं, जरूरी है कि उनके लिए हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देर रात तक जागना सेहत के लिए और खास तौर पर दिल के लिए कितना खतरनाक है, इस पर हमने बात की डॉक्टर राहुल चंदोला से। जो लोग जिनकी नींद जो है अनियमित होती है, वो जो है अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। खासतौर से जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और अक्सर जो है हम जो इस तरह के मरीजों को देखते हैं, इनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, देर रात तक जगते हैं, अनियमित लाइफस्टाइल होता है। ऐसे मरीजों को जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉमनली देखने में आती हैं। इनका जो है स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से इनको जो है ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन होता है डायबिटीज का, इनको ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन होता है फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल्स का, साथ में जो है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि बीमारियां जो है ज्यादा होती हैं। जो लोग ज्यादा देर रात तक जगते हैं उनमें जो है कुछ नशे की लत ज्यादा होती है। वो लोग जो है निकोटीन ज्यादा जो है कंज्यूम करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर जो है अल्कोहल का सेवन करते हैं। और ये दोनों तीनों चीजें जो ये बुरी लत हैं, ये सीधे सीधे जो है मोर्टेलिटी को अफेक्ट करती हैं।
जनरली जो लोग देर रात तक जगते हैं, जो है सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा देखने में आती है, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा देखने में आता है, और ये दोनों ही चीजें कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए जो है काफी खराब देखी गई हैं। कुपवाड़ा में आतंकवाद पर करारा प्रहार किया गया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद उन्होंने श्रीनगर में कुछ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। फिर वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। वहां सेना और पुलिस ने काला जंगल में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया गया कि आतंकी पीओके की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव किया गया। अब उसमें वीर सावरकर की जीवनी सिलेबस में शामिल की गई। सावरकर के साथ साथ 50 से ज्यादा महापुरुषों की जीवन गाथा स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। इनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित मदन मोहन मालवीय भी शामिल हैं। केदारनाथ धाम सोना विवाद मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। साथ ही साफ किया कि धार्मिक आस्था और पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई के एक मॉल में जंपिंग गेम के दौरान एक लड़के की टांग में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि बाउंस गेम के लिए जैसे ही बच्चे ने छलांग लगाई तभी वहां लगी स्प्रिंग टूट गई, जिससे ये बच्चा गिर गया। बाद में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के आजमगढ़ में एक रामायण कॉन्क्लेव आयोजित की गई। इसमें अभिनेता अरुण गोविल भी पहुंचे, जिन्होंने धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया। इस खास मौके पर उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। वहीं अरुण गोविल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानता है वो राम से अलग अपनी कल्पना नहीं कर सकता। सब राम के थे, राम से अलग हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो सनातन धर्म को मानता है वो राम से अलग अपनी कल्पना नहीं कर सकता। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पटना में जुटे 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने 2024 में साथ चलने का इरादा कर लिया। लेकिन अभी बात हुई है पक्के गठजोड़ के लिए शिमला में मिलने का वादा है। विपक्ष की मोर्चाबंदी का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन इस बैठक के बाद लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी की बात उठा दी। देखिए। विपक्ष के नेता जुटे तो सबके अपने अपने मुद्दे थे, लेकिन बड़ा मुद्दा ये था कि मोर्चा कैसे बने। लेकिन एक जरूरी मुद्दे पर सिर्फ लालू यादव की नजर गई, और वो था राहुल की शादी का मुद्दा। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले। शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। राहुल किसी कुआरे की तरह ही शर्माते रहे, साथ में बैठे नेताओं और सामने बैठी मीडिया से नजरें चुराते रहे। लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग की तरह लालू उनको समझाते रहे कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा, शादी कर ही लीजिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले। लालू की शादी वाली सलाह पर राहुल ने सिर हिलाकर रजामंदी की मुहर लगाई, यानी फौरी तौर पर ही सही संकेत दिया कि वो लालू समेत विपक्ष के सभी नेताओं को बाराती बनने का मौका देंगे। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल को 2024 की सियासी बारात का दूल्हा बनाना भी मंजूर करेंगे? इस पर इशारों में लालू अपनी बात कह गए।
समझने वाले मतलब निकालते रहें। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, ये जो घूम रहे थे उस वक्त ना अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं, थोड़ा छोटा कर लिए, अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है। लालू की नजर राहुल के काम पर भी है और उनकी शादी पर भी, यहाँ तक कि उनके गेटअप या कहे कि उनकी दाढ़ी पर भी। ज्यादा नीचे मत ले जाइए, पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है। नीतीश कुमार का फोकस भी राहुल पर काफी था। सिर्फ राहुल के लिए ही एयरपोर्ट गए, उन्हें रिसीव किया, लेकिन संकेतों के जरिए सियासत समझना अभी जल्दबाजी होगी। संकेत राहुल भी दे रहे हैं। इस संकेत में पार्टी लाइन का सम्मान भी है। थोड़ा आप भी बोल दीजिए, सब लोग से बोलिए थोड़ा। आप ही बोलिए ना। अभी पटना की बैठक में सबने एक छतरी में आने का तय किया है। इसे थामेगा कौन, ये अभी तय होना बाकी है। कॉमन मिनिमम एजेंडा और सीटों के बंटवारे पर अगले महीने शिमला में बैठक होगी और तब तस्वीर साफ होगी। एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। ये बोलेंगे आप? हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली। सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है और आज से शुरुआत हुई है। मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। बाराती तैयार थे, दूल्हा भी तैयार था, पर यहाँ भी हिंदुस्तानी शादियों की तरह कुछ रिश्तेदारों की नाराजगी दिखी। सुना है केजरीवाल अध्यादेश पर बात नहीं होने से नाराज हो गए और बैठक में ममता ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। बेशक कांग्रेस ने सीट बंटवारे में लचीला रुख दिखाने का भरोसा दिया, लेकिन अभी तय नहीं है कि बात बन ही जाएगी। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। 2024 के लिए 15 दलों की मुलाकात और मिलकर साथ चलने के जज्बात ने सियासी सरगर्मी तो बढ़ाई है, लेकिन हासिल क्या होगा इसके लिए शिमला में होने वाले अगले अध्याय का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है।
तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 260 अंक फिसलकर 62,979 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 106 अंकों की गिरावट के साथ 18,665 पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोना 370 रुपए नरम हुआ। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 59,180 रुपए रहा। इससे पहले सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 59,550 रुपए थी। वहीं चांदी भी 550 रुपए लुढ़की। 1 किलो चांदी का भाव 70,950 रुपए रहा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने टेस्ला मालिक एलोन मस्क को राज्य में प्लांट लगाने का न्योता दिया। राज्य के वाणिज्य और उद्योग बुनियादी ढांचा मंत्री एमबी पाटिल ने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा, उनका राज्य कर्नाटक भारत में टेस्ला के विस्तार के लिए सही डेस्टिनेशन है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सौर ऊर्जा पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सराहनीय पहल हुई है। कांदिवली इलाके की एक सोसाइटी सौर पैनलों से बिजली का उपयोग कर रही है। यहां परिसर के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए भी चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांदिवली इलाके की वसंत आराधना बिल्डिंग का ये अपना बिजली घर है। इन सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होती है उससे सोसाइटी की बिजली से जुड़ी तमाम जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मतलब ये सोसाइटी बिजली उत्पादन को लेकर अब पूरी तरह आत्मनिर्भर है। 2017 में यहाँ सोलर पैनल ग्रिड लगाया गया था और तब से ये सोसाइटी पूरे देश के लिए एक नजीर बन गई है। आर्थिक राजधानी मुंबई की एक सोसाइटी ने भी एक ऐसा ही निर्णय लिया कुछ सालों पहले, जिसकी वजह से वो पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और सोसाइटी में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी सोसाइटी में हम खड़े हैं। यहाँ पे तकरीबन 85 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इस सोलर पैनल से इस पूरे सोसाइटी में चीजें चलती हैं, लिफ्ट हो, ईवी मशीन्स हो, लैंप्स हो, बाकी की जितनी भी चीजें जो सोसाइटी में होती हैं वो इन सोलर पैनल से चलती हैं, जिससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा बचत होती है, पर्यावरण को भी जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, वहीं नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनती है। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत के उपयोग से प्रदूषण पर भी लगाम कसी जा सकती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद वसंत आराधना बिल्डिंग के निवासी सुकून में हैं, क्योंकि इनकी बिजली अब पूरी तरह फ्री हो चुकी है। 2017 में प्लांट इंस्टॉल किया, तब से लेकर आज तक प्लांट इज ऑलमोस्ट फ्री नाउ, और अभी फॉर अनदर अबाउट 20 इयर्स हमें कुछ देखना नहीं है, सोसाइटी का बिल फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। खास बात यह है कि बिल्डिंग के परिसर में ही इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। सोसाइटी के बाहर के लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो काफी ज्यादा चलन में है। मुंबई जैसे शहरों में जहां पे वाहनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, वहां अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अपनी जगह बना रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है तो चार्जिंग करने के लिए आपको समस्या जरूर आती है। वहीं इस सोसाइटी ने उसका भी हल निकाला है। इस सोलर पैनल से जो चार्जिंग होती है उसी के हिसाब से नीचे, इस बिल्डिंग के नीचे जो है वो एक ईवी स्पॉट बनाया गया है, ईवी पंप बनाया गया है, जहां से पूरी एनर्जी जो है वहां इकट्ठा होती है और जो भी लोगों को, सोसाइटी के जो भी लोगों को या बाहरी लोग यहाँ आना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, वो चार्ज कर सकते हैं। महानगरों में ग्रीन एनर्जी का चलन बढ़ रहा है, लेकिन कांदिवली की ये सोसाइटी एक कदम आगे बढ़कर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन चुकी है। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में अहम भागीदारी भी दर्ज करा रही है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा दिल्ली मेट्रो से जुड़ा है। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने यात्रियों को अब एक नई हाईटेक सुविधा देने जा रही है, जिसमें यात्री सफर के दौरान ही शॉपिंग कर सकेंगे। जी हां, डीएमआरसी अगले महीने यानी कि जुलाई में एक वर्चुअल शॉपिंग एंड रिचार्ज ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। इस ऐप को मोमेंटम 2.0 नाम दिया गया है, जिस पर यात्री अपनी जरूरत की तमाम तरह की चीजें ऑर्डर कर सकेंगे। इसके साथ ही ऐप पर मेट्रो स्मार्ट कार्ड और फास्टैग को रिचार्ज करने की भी सुविधा होगी और इंश्योरेंस, बिजली, गैस के बिल का भी पेमेंट कर पाएंगे। ऐप पर शॉपिंग करने के बाद यात्रियों को उनके ऑर्डर का सामान
उस स्टेशन पर डिलीवर हो जाएगा जहां वो उतरने वाले हैं। इस ऐप का बड़ा फायदा ये होगा कि यात्रियों को शॉपिंग के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। वे दिल्ली मेट्रो में कहीं भी आते जाते जरूरी सामान की खरीदारी कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो के इस ऐप से यात्रियों को मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध तमाम सुविधाओं की जानकारी भी मिलेगी। मेट्रो स्टेशन पर दुकानों, आउटलेट्स, कियोस्क और एटीएम के बारे में भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। यही नहीं, यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने से पहले बाइक या कैब बुक करने की सुविधा मिलेगी ताकि उन्हें अपनी जगह पर जाने के लिए वाहन तैयार मिले। पहले चरण में इस हाईटेक सुविधा की शुरुआत दिल्ली मेट्रो के 21 स्टेशन से की जाएगी। इसके लिए इन स्टेशन पर वर्चुअल स्टोर और स्मार्ट लॉकर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट लॉकर फैसिलिटी में अभी 72 लॉकर होंगे, जिनमें बाद में 24 और लॉकर जोड़े जा सकेंगे। डीएमआरसी के नए ऐप से ऑर्डर किए गए सामान यात्रियों को इन्हीं लॉकर में मिलेंगे। जाहिर है, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को इस सुविधा से बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का समय बचेगा और वो इस बचे हुए टाइम का इस्तेमाल कहीं और कर पाएंगे। इस सुविधा को लेकर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, इस पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। दिल्ली मेट्रो में बैठे बैठे अब आप शॉपिंग कर पाएंगी। लड़कियों के लिए शॉपिंग बहुत पसंदीदा काम होता है। कितनी खुशी। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। लिटरली वी गाइज आर वेरी हैप्पी कि एक मोमेंटो 2.0 ये ऐप आ रहा है जिससे कि हम दिल्ली मेट्रो बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है और अगर मैं भूल गई उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना, तो अगर मुझे अचानक से वो चीज़ रिकॉल होती है तो मैं आराम से वहाँ से सीधे डिलीवरी मेरे पास आ जाएगी जो भी मुझे गिफ्ट चाहिए। तो मेरे को लगता है आज के यूथ के अकॉर्डिंग या आजकल जो जितने भी लोग हरी में रहते हैं तो जितना भी हैक्टिक सिचुएशन होती है, तो आई थिंक इट लिटरली दिस विल बी वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट विल बी वेरी बेटर। अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लड़कियों को तो शॉपिंग पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है लड़के सामान नहीं खरीदते। अब आप ऑनलाइन मेट्रो में बैठे बैठे सामान खरीद सकते हैं। कितनी सहूलियत होगी। ऑनलाइन हम सामान खरीद सकते हैं, ये तो सच में एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये मोमेंटम 2.0 की ये लगी कि हमें लॉकर मिलेगा जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। अगर हम कोई हरी में और हमने इमरजेंसी में कोई सामान मंगाया और बाय चांस मैं उसे अभी ले नहीं जा सकता तो मैं उसे वहां रख सकता हूँ। आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ मोमेंटम 2.0। पहले तो मेट्रो में बैठे बैठे रील्स देखते थे, अब स्क्रॉल करके शॉपिंग करेंगे। हाँ, आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। मतलब कि अभी तक ऐसा कोई फीचर आया नहीं था, कुछ नया भी है ये और यूथ के लिए खास करके बहुत सही है। मतलब लोग यूज भी करेंगे एंड या इट विल बी वेरी गुड फॉर एवरीवन। बिल्कुल, लाइफलाइन के साथ अब लाइफलाइन में बैठे बैठे शॉपिंग करिए। अब 1 घंटा अगर है आपके पास ट्रैवल टाइम तो आप 1 घंटे में क्या क्या खरीदेंगे और कितना मजा आने वाला है। मतलब जैसे कुछ भी खरीद लेंगे, जैसे खाने का सामान, भूख लग रही है या कोई मतलब कि बच्चा है उसके लिए दूध या रो रहा है वो भी मतलब कि शांत हो जाएगा, दूध भी या चॉकलेट भी, या कहीं किसी से मिलने जा रहे हों या बुके वगैरह या कुछ भी हम मंगवा सकते हैं इससे, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। और न्यूज पथ के सफर में आगे पब्लिक होर्डिंग पर केंद्र कर्मचारियों से जुड़ी एक जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी विभाग अपने कर्मचारियों की अटेंडेंस को आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सिस्टम पर अनिवार्य करें। ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि देखा गया है कि सरकारी विभाग और कर्मचारी बायोमेट्रिक सिस्टम पर अटेंडेंस लगाने में लापरवाही कर रहे हैं। आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को लागू करने के लिए की गई हाल की समीक्षा में यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के विभागों में कर्मचारी अटेंडेंस के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने सभी मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कर्मचारियों की अटेंडेंस सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ही हो। सभी मंत्रालयों और विभागों को कहा गया है कि वो अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन को हर समय ठीक रखें और सभी विभागों के प्रमुख समय समय पर अपने कर्मचारियों के अटेंडेंस पर निगरानी रखें ताकि सभी लोग तय समय के मुताबिक काम करें। अगर कोई कर्मचारी आदतन लेट आता है या फिर दफ्तर से जल्दी चला जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। इसके साथ ही सभी विभागों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आसान बनाने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। कोविड महामारी के दौरान आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम को लंबे समय तक बंद कर दिया गया था। हालांकि कार्मिक मंत्रालय ने 31 जनवरी 2022 को एक आदेश जारी कर कहा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम 15 फरवरी 2022 तक या फिर अगले आदेश तक रोका गया है।
और इस आदेश के हिसाब से 16 फरवरी 2022 से ये सिस्टम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन कार्मिक मंत्रालय ने माना है कि कई केंद्रीय विभागों में बायोमेट्रिक सिस्टम को अब भी अटेंडेंस के लिए शुरू नहीं किया गया है, इसलिए उसे नया आदेश जारी करना पड़ा। विवादों में घिर गए हैं पाकिस्तानी पीएम। जी हां, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर दिया। इसमें करीब 400 मेहमान शामिल हुए और अमेरिका के अलावा भारत की भी कई मशहूर हस्तियों ने डिनर में शिरकत की। इनमें उद्योगपति मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आनंद महिंद्रा, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, सैम ऑल्टमैन भी स्टेट डिनर में पहुंचे। भारत की मेजबानी में होने वाले एससीओ समिट में पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा। ये जानकारी वहां के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने दी। उन्होंने बताया कि भारत की ओर से समिट के लिए शहबाज शरीफ को न्योता भेजा गया है। जुलाई में होने वाला ये समिट ऑनलाइन होगा। जहरा बलोच ने बताया कि इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में लापता पनडुब्बी मिल गई, लेकिन उसमें सवार सभी यात्रियों का ये आखिरी सफर साबित हुआ। बताया जा रहा है कि इस पनडुब्बी में विस्फोट हो गया था। ये पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे से 500 मीटर की दूरी पर मिली। इसके मलबे की खोज एक कनाडाई जहाज में तैनात मानव रहित रोबोट ने की। ये पनडुब्बी पर्यटकों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए गई थी, लेकिन फिर उसका कुछ पता नहीं चल पाया। टाइटैन नाम की इस पनडुब्बी में अरबपति बैठे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने विदेश दौरे में विवादों में घिर गए। दरअसल जब वो फ्रांस की यात्रा पर पेरिस पहुंचे तो वहां बारिश हो रही थी। इसी दौरान जब वो गाड़ी से उतरे तो उन्हें एक महिला ऑफिसर ने छाते से मदद करने की कोशिश की, लेकिन शहबाज ये छाता खुद ही पकड़कर आगे बढ़ गए, जबकि वो महिला ऑफिसर बारिश के पानी में भीगती रही। फिर वो पीछे से दौड़ते हुए आई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पाकिस्तानी पीएम के इस रवैये की आलोचना की। शहबाज वहां न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे हुए हैं। अमेरिका के कोलोराडो में बारिश के बीच बड़े बड़े ओले गिरे। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि वहां ओलों की इतनी बरसात हुई कि लोगों की मुश्किल बढ़ गई। इस ओलावृष्टि की चपेट में एम्फी थिएटर में जुटे दर्शक भी आ गए। बताया गया कि इससे कुछ लोग जख्मी हो गए। मौसम विभाग ने वहां पहले ही टेनिस बॉल जितने बड़े ओले गिरने की चेतावनी जारी की थी। पहलवानों की जंग में अब एक और विवाद सामने आया है। जी हां, खेल जगत की और खबरों को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। बीसीसीआई ने जुलाई में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। इसमें चेतेश्वर पुजारा को जगह नहीं मिली। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को जगह दी गई। साथ ही यशस्वी जायसवाल भी वेस्टइंडीज जाएंगे। इस टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का भी ऐलान हो गया। रोहित शर्मा की अगुवाई में 17 खिलाड़ी चुने गए। वहीं हार्दिक पांड्या को उप कप्तानी दी गई। साथ ही मोहम्मद शमी को आराम दिया गया, तो मुकेश कुमार को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। वहीं संजू सैमसन की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। पहलवान विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त पर निशाना साधा और उन्हें जयचंद करार दिया। महिला पहलवानों के मामले में जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें योगेश्वर शामिल थे। इस पर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि योगेश्वर ने पीड़ितों की पहचान समेत कई बातें बृजभूषण शरण सिंह को लीक कर दी। वहीं इस मामले में योगेश्वर दत्त सफाई देने के लिए सामने आए और खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और उनके जोड़ीदार जी साथियान ने ट्यूनिस में खेले जा रहे WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने मिक्स डबल्स में 3-0 से जीत हासिल की। वहीं सुतीर्था और आहिका मुखर्जी की जोड़ी महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ताइपे ओपन से बाहर हो गए। उन्हें क्वार्टर फाइनल में 19-21 और 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती भी खत्म हो गई। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।